मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा चलते देखा, लोहे जैसा ढलते देखा, लोहे जैसे तपते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी के लिए फिजिक्स का सिलेबस। ये सिलेबस सीयूटी यूजी के लिए है। जो बच्चे 12th पास करके एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी या बीटेक कोर्सेज में फॉर द डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ये उनके लिए है। फिजिक्स के का सिलेबस क्या रहा है पिछले 3 वर्षों में 2022, 23 और 24, जब से सीयूटी आया है तो फिजिक्स के लिए पेपर बनाने का ट्रेंड का क्या रहा है, पेपर पैटर्न क्या रहा है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे सीयूटी 2025 का पेपर कैसे होने वाला है, उसका ट्रेंड कैसे रहने वाला है। तो आज की इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूटी में फिजिक्स के लिए प्रश्न पूछने का ट्रेंड क्या रहा है, किन प्रश्नों पर ज्यादा समय देना है, किन को अच्छे से फोकस करके पढ़ना है और किस पार्ट पर क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, ये सारा हम जान पाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस से। तो मैंने आप सबके लिए 2022, 23 और 24 के डिफरेंट सेशन में हुए सीयूटी के पेपर्स का एनालाइज किया है, उसे मैं आपके सामने बताने वाला हूं। और पेपर का ट्रेंड एनालिसिस देखने के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिलेबस रहा है सीयूटी का, और उस सारे सिलेबस को एक इंटरटेनिंग वे में अपने दिमाग में बसाने का प्रयास करेंगे, ताकि हर कहीं भी बैठे रहें। हमेशा अगर मुझे सीयूटी के लिए फिजिक्स की बात हो तो अपकमिंग 8 महीने में आपको तुरंत दिमाग में आए सीयूटी के लिए फिजिक्स का सिलेबस ये है। कुछ ऐसा ही माहौल हो कि आंखें खुली हो चाहे बंद, दीदार उनका होता है। आओ स्टार्ट करते हैं अपने पेपर का एनालिसिस। हाँ बेटा, डिस्कस करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहा है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जब से सीयूटी आया है तब से लगभग पेपर पैटर्न हर साल सेम ही है कि आपके पेपर में कुल 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। करेक्ट क्वेश्चंस के लिए आपको 5 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया है तो निगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की। अगर आपने सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया है तो इसके लिए आपको कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन तो बनेंगे पर टाइप क्या होगा क्वेश्चंस का। खाली एमसीक्यूज बनेंगे सीधे, 4 में से कोई एक सही रहेगा, या एमएसक्यूज का चांस है। अगर एमसीक्यूज हैं तो उनके क्या पैटर्न है, तो आपको मैं बता दूं सीयूटी एग्जाम में आपके केवल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, मल्टीपल सिलेक्टिव आंसर्स का कोई भी स्थान नहीं है, सारे एमसीक्यूज रहेंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से मैट्रिक्स मैचिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, पैराग्राफ टाइप हो सकते हैं, एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और स्टेटमेंट टाइप हो सकते हैं। एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस जो है बेटा, अगर तुम ध्यान से एनालाइज करोगे तो लगभग हर पेपर में आपको 1 या 2 क्वेश्चंस एसर्शन रीजन के मिल जाएंगे। हाँ, कुछ पेपर में इससे ज्यादा भी मिलेंगे। तुम परेशान हो जाओ यार, श्रीराम तो 1 या 2 क्वेश्चन बता के गए थे, यहाँ तो 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं एसर्शन रीजन के। ठीक है, इसके अलावा पैराग्राफ टाइप्स क्वेश्चंस आपके 2024 के पेपर में देखने को नहीं मिले थे। हालांकि एक पेपर के बेसिस पर यह भी कह पाना मुश्किल है कि ये क्वेश्चंस आपको नहीं ही मिलेंगे। हाँ भाई, मिलेंगे। ठीक है, मिल सकते हैं। ठीक है बेटा जी, इसके बाद देख लो 2022 का ये पेपर है सीयूटी 2022, जो बहुत दिनों में हुआ था, उसका एनालिसिस है। ये 5 अगस्त का पेपर है, 6 अगस्त का है, 17 अगस्त का है, 18 अगस्त का है और 23 अगस्त का है। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, इनकी पूरी डिटेल समरी मैंने आपको इस फॉर्मेट में दे रखी है। ठीक है ना। अच्छा, अब तुम ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। बेटा जी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से 5 अगस्त को 3 क्वेश्चंस आए हैं, 6 अगस्त को 2 आए हैं, 17 को 3 आए, 18 को 4 आए और 23 वाले पेपर में 3 क्वेश्चंस आए हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सेशन ऑफ पेपर आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि लगभग हर पेपर में इस चैप्टर से 3 सवाल बन सकते हैं ना, 3 सवाल के चांसेस हैं। सिमिलरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड है, इसमें 5 अगस्त से 2 आए हैं, 6 अगस्त से 2, 17 से 2, 18 से 2 और 23 से भी 2। ठीक है, तो ये डिफरेंट ये हैं। अच्छा, यहां से तुम ध्यान से देखना बेटा, एक गौर की बात सुन भाई, देखना बेटा, कह रहा था कि 17 अगस्त को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से कितने सवाल आए, 6 सवाल। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट से कितने आए, 10। तो इसका तो अलग ही क्रेज है, पर देखो 2 सवाल 2 सवाल 2 सवाल 4 सवाल, 17 को सडनली 6 आ गए। ठीक है, ऐसे 2024 के पेपर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले पार्ट से 6 सवाल आ गए हैं।
22 वाले में सेकंड चैप्टर से 6 सवाल आए, 24 वाले में फर्स्ट चैप्टर से 6 सवाल आ गए हैं, ठीक है ना। ये ट्रेंड रहा है। सिमिलरली जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है और करंट मैग्नेटिज्म, ये दोनों बैकबोन ऑफ फिजिक्स हैं और इनसे लगभग 4, 2, 8, 5, 3 लगभग 5 से 6 सवाल का स्कोप रहता है और मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से भी लगभग 5 से 6 सवाल का ही स्कोप रहता है आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में। सिमिलरली बेटा इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में, इसमें से आपको हर पेपर में 2 से 3 सवाल देखने को मिल सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकता है, मिनिमम 2 का चांस है, किसी किसी पेपर में 4 सवाल देखने को भी मिले हैं। सिमिलरली ये पैटर्न के बाद आप अगर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में आओगे तो रे ऑप्टिक्स का भी वही रोल है जो इलेक्ट्रिक करंट का है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का है। तो सिमिलरली इतना रोल इसी का भी है। तो यहां से भी आपको लगभग 6 से 8 सवाल देखने को मिल सकते हैं लगभग हर सीयूटी के पेपर में। आप देखेंगे पैटर्न तो रे ऑप्टिक्स से 5 अगस्त को 6 आए हैं, 6 अगस्त को 7 आए हैं, 17 को 10 क्वेश्चन आए हैं, 18 को 2 आए हैं और 23 अगस्त को 6 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट का एनालिसिस है। लॉजिक गेट से अगर देखोगे तुम तो लॉजिक गेट से 5 अगस्त को 2 आए हैं, 6 को 1 आए हैं, 17 को 3 आए हैं, 18 को 2 आए हैं और 23 को 2 आए हैं। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, लॉजिक गेट और कम्युनिकेशन सिस्टम से 2024 के पेपर में कोई भी सवाल नहीं आया है। चलिए बेटा जी यहां से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके 2023 के पेपर्स का एनालिसिस है और ये पेपर केवल सीयूटी के लिए बीएससी फिजिक्स का पेपर है, मतलब जो फिजिक्स का पेपर है उसी का है, ठीक है। तो सुनो, तो 23 अगस्त में एग्जाम आपका 5 जून को हुआ है, 26 मई को हुआ है, 30 मई को हुआ है, 30 को हुआ है, 7, 9, 23, 26 को हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से लगभग 5, 6, 3, 1, 6, 5, 4, 5 लगभग ऐसे सवाल अलग अलग दिनों पर पूछे हैं जिनका अगर तुम एवरेज निकालोगे तो तुम्हें एवरेज मिलेगा कि 4.3 लगभग 4 से 4.5 सवाल हर पेपर में पूछे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से एवरेज। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का भी सेम ट्रेंड रहा है बेटा, 5, 4, 6, 7, 2, 5, 3 मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिनिमम 2 और 3 हो सकते हैं और मैक्सिमम 7 तक दिखाई दे रहे हैं आपको। सिमिलरली करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट देखोगे तो इसमें से ये तो इसको बैकबोन ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, बट सबसे खास टर्म क्या है कि इससे भी क्वेश्चंस अच्छे खासे बन रहे हैं। 4, 4, 5, 6, 6, 4, 6, 6 लगभग 5 to 6 क्वेश्चन एवरेज बनते हैं, जिनका एवरेज निकालने पर तुम्हारा इतना आ रहा है। ये एवरेज इस बात का है कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं अंदर डिफरेंट सेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो कि सीयूटी के लिए हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे मैंने दिखा रखे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सारे बच्चे बहुत ही क्रीम हैं, समझदार हैं, सुंदर हैं, तो वो इसको एनालाइज कर पाएंगे, है ना। वो एक है ना, कहते हैं कि दोज हु हैव अ व्हाई टू डू कैन सर्वाइव एनी मोस्ट। अगर किसी के पास ये पता है कि चीज़ें क्यों करनी है, कर ही लेगा। और मुझे खुशी है कि मेरे सारे वॉरियर्स इसके लिए बहुत एक्टिव हैं। चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर मैं सीयूटी 2024 के पेपर को एनालाइज करूं तो क्या पैटर्न रहा है, तो 2024 के पेपर को एनालाइज करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, दैट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से आपके कुल 6 क्वेश्चंस आए हैं 2022 के पेपर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से 6 सवाल आ गए थे। एक बार सडनली बच्चों का मुंह बन गया, एक ही चैप्टर से इतना सवाल। सिमिलरली इस बार किया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से 6 सवाल डाल रखा है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड, दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला पार्ट, यहाँ से कुल आपके 2 क्वेश्चंस आए हैं। इलेक्ट्रिक करंट बैकबोन ऑफ फिजिक्स, यहाँ से कुल 7 सवाल आए हैं। करंट मैग्नेटिज्म, दैट मींस मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से कुल कितने सवाल बन रहे हैं बेटा, 3 बन रहे हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से कुल आपके 3 सवाल बन रहे हैं। इंडक्शन से आए थे 5 सवाल, जबकि इंडक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आशा की जाती है कि 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाएंगे। थोड़े से बढ़ भी सकते हैं पर 5 सवाल नहीं आशा करते हैं जनरली, ठीक है ना भाई। इसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ से केवल 2 सवाल आए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहाँ से 2 सवाल आए हैं। रे ऑप्टिक्स से 6 सवाल, ऑब्वियस सी बात है भाई, एक मेजर पोर्शन कवर कर रहा है तो 6 सवाल आने भी चाहिए। इसके अलावा वेव ऑप्टिक्स है, यहाँ से 3 सवाल आए हैं। डुअल नेचर से 4 सवाल आए हैं। और ये मॉडर्न फिजिक्स के लिए मालवीय एकेडमी हमेशा एक करंट सीरीज लाया था लास्ट ईयर, है ना, क्योंकि उससे पता है कि मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और तुम देखोगे तो मॉडर्न से लगभग 4, 3, 1, 3 मतलब
11 क्वेश्चंस बने हैं आपके 55 मार्क्स, मतलब 25% पोर्शन आपका मॉडर्न फिजिक्स अकेले कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसमें 4 सवाल आए हैं, एटम से 3 सवाल आए, न्यूक्लियस से 1 आए हैं, सेमी कंडक्टर से 3 सवाल आए हैं, लॉजिक गेट और कम्युनिकेशन सिस्टम से 2024 के एग्जामिनेशन में कोई सवाल नहीं आए हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि 2024 में नहीं आया तो 25 में भी नहीं आएगा। चांसेस हैं कि 25 के पेपर में यहाँ से सवाल देखने को आपको मिले। चांसेस ज़्यादा इसलिए बन जाते हैं क्योंकि 2023 में आया है, 22 में आया है, 24 में ही नहीं आया है। सिंपल सा मतलब है 25 में इंक्लूड करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये चैप्टर्स बोर्ड में तो है नहीं कम्युनिकेशन वाला, तो बच्चा पक्का 24 में सवाल नहीं पूछे हैं तो उसको लगेगा कि 25 में भी नहीं पूछेगा तो स्किप कर देगा। और जैसे इसको स्किप करा, पूछ लेंगे 2-3 सवाल एक साथ, बन जाएगा मुँह। ठीक है बेटा, तो एक एवरेज बच्चा, एक मेहनती बच्चा, एक चालाक बच्चा, समझदार बच्चा इसको जरूर कवर करेगा। ठीक है, चलो, तो ये सारा हो गया हमारा प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस। आफ्टर एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर, अगला टर्म होता है कि हमें तैयारी करनी है, तो उस तैयारी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स क्या हैं आपकी प्रिपरेशन के? बेटा जी, कंपोनेंट्स में आपको बताऊं कि अगर ये आपकी तैयारी की सीढ़ी है या आपके तैयारी का स्टेयर है, तो इसमें पहला कंपोनेंट है क्या पढ़ना है। अभी प्रेजेंट का जो ट्रेंड रहा है बेटा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए तुम्हें क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये जान जाया जाए क्या नहीं पढ़ना है ना। उन चीज़ों को इग्नोर किया जाए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको जानना होगा क्या पढ़ना है, और ये तब पॉसिबल होगा जब ये हर वक्त आपके दिमाग में चल रहा हो, क्या पढ़ना है, क्या कवर करना है, कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक नहीं। ये किसी और के भरोसे आप ना रहे। कोई नया टॉपिक, नया रील मिला, आइए जानते हैं CUT का फिजिक्स, उसने कहा आइए जानते हैं CUT का फिजिक्स, लड़के ने रील स्क्रॉल कर दिया, 10 मिनट में रील दिमाग में आया, 1 सेकंड में निकल गया, 11 सेकंड बर्बाद हो गए, ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान। ये समझ आई बात कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है सिलेबस जाने, क्या पढ़ना है, कंसाइज वे में चीज़ों को सीखें, कितना पढ़ना है, केवल इतना पढ़ना है, या यहीं से सवाल बनते हैं। जो टॉपिक्स रिलीवेंट नहीं है उनको अवॉइड करें पढ़ने से। तो सबसे पहली चीज़ है कि CUT का सिलेबस जाने। सिलेबस, ठीक है, सिलेबस के बाद दूसरा रोल है। दूसरा रोल ये है कि उस सिलेबस को कहाँ से पढ़ना है, मतलब सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज ऑथेंटिक होनी चाहिए, बात नंबर 1। दूसरी बात, आपकी स्ट्रेटजी डिसिप्लिन होनी चाहिए, मतलब आपको हफ्ते में 7 दिन तक पढ़ना ही है। 24/7 में आपको लगभग 6/7 मतलब पर डे 6 घंटे तो खुद से पढ़ना ही है। और वो ये स्ट्रेटजी डिसिप्लिन होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए। और तुम कहे नहीं सर हम सोचते हैं कि पढ़ा जाए बैठ के, पर जैसे पढ़ने बैठते हैं खाना खाने के बाद 10 बजे नींद आ जाती है तो 10 बजे सो जाते हैं। अरे भाई, अगर 10 बजे तुम्हें नींद आ रही है खाना खाने के बाद, पढ़ने पर नींद आती है ना, रील तो तुम देखे तो 2 बजे तक, तो चुपचाप बैठो और बोलो कोई बात नहीं, अगर पढ़ा नहीं जा रहा है तो हम सोएंगे पर रील नहीं देखेंगे। ना देखो मोबाइल, कुछ टाइम अपने आप जगे रहोगे। 1 घंटा फालतू में जगोगे ना, तुम्हारा मन खुद ही कहेगा यार उठ के पढ़ लो। तो स्ट्रेटजी डिसिप्लिन होनी चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, पर बेटा जो आसान है तुम उसे चाहते भी तो नहीं। चलो, नेक्स्ट थिंग इज टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशन। जो आप पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप खुद ही कम टाइम में एक्सपीरियंस ले पाना मुश्किल है। तो इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस फैकल्टीज होंगे, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके लिए जी भर के काम कर रही हैं। जितने बच्चे मालवीय अकेडमी में जुड़े हैं तो उनके लिए तो भाई क्या ही कहा जाए, पूरा मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, तो उनके लिए आपके पास ढेर सारे टीचर्स हैं जो वेल एक्सपीरियंस, जिन्होंने इस फील्ड में बहुत सारा काम किया है। वो आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगे और उसके थ्रू आपको कम से कम मेहनत में आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो कौन से हो गए? फर्स्ट रोल आपका टीचर्स का हो गया भाई, इनका तो बहुत बड़ा रोल है। सेकेंड आपका इंस्टीट्यूशन है कि वो इंस्टीट्यूशन आपको डिसिप्लिन कैसे दे रही है, सिखा कैसे रही है, क्या वह आपकी ग्रोथ के लिए काम कर रही है या उसे केवल अपनी भीड़ से मतलब है ना। तो इनको आप पहचानें, ये बहुत जरूरी है। कौन कौन सी चीजें बेटा? ऑथेंटिक सोर्सेज, डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी, और बात नंबर 3 है टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, हाउ टीचर्स आर वर्किंग फॉर यू, और इंस्टीट्यूशंस आपके लिए किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चीज है वो है आपकी नियमित मेहनत। इसमें कोई आपकी किसी प्रकार की हेल्प नहीं कर सकता है, ये तुम्हें ही करना है ना। और सबसे खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी इसी में हैं। सिलेबस में अभी आपको आज बता दूंगा, टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस, डिसिप्लिन, स्टडी सब आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगी, बट मेहनत आप खुद से करेंगे। अब इस मेहनत में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं,
माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार थोड़े कम उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तुमने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तुम्हारी अपनी मेहनत में 1000 डिस्ट्रैक्शंस है। तुम्हारा दोस्त फोन करा, चाय पीने चलते हैं, भाई अभी पढ़ रहे हैं। अगर तुमने ये बोल दिया पढ़ रहे हैं तो पक्का बुलाएगा, अरे पढ़ के कौन सा आज ही कलेक्टर बन जाएगा, चल चाय पी के आते हैं, बाद में पढ़ते हैं। पर तुम्हें ध्यान देना है कि अगर आपकी तैयारी एक अच्छा खासा वृक्ष है, अगर आपकी तैयारी एक अच्छा खासा वृक्ष है, तो उस वृक्ष का बीज सिलेबस है, और उस बीज के साथ उपजाऊपना कितना होगा, कहाँ वह बीज अच्छे से डेवलप करेगा, इसका रोल उपजाऊ खाद और उसके आसपास की मिट्टी है, जिसका रोल तुम्हारे इंस्टीट्यूशन और तुम्हारे टीचर्स प्ले करेंगे, जो उपजाऊ बनाएंगे। कई बार अच्छा बीज भी होता है जो बहुत अच्छा हेल्दी बीज रहे, और उसको किसी सूखी मिट्टी में फेंक दो तो वह जमेगा नहीं। क्या गलती बीज की थी? उसकी नहीं थी, उसके आसपास की मिट्टी उपजाऊ नहीं थी। तो सबसे पहली बात, सिलेबस आपका बीज है, आसपास की मिट्टी, उपजाऊपना, फर्टिलाइजर्स, आपके टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस, आपकी डिसिप्लिन स्ट्रेटजी और आपके ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। और इसके अलावा हर प्लांट को ट्री बनने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीवनदायी जल। जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका, आप उसको सींच रहे हैं कि नहीं अपनी मेहनत से, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सारे बच्चे इसमें कोई कमी नहीं करेंगे, क्योंकि पुश योर सेल्फ टुवार्ड्स योर गोल, नो वन इज गोइंग टू डू दिस फॉर यू एक्सेप्ट। आपके अलावा कोई भी आपको आपके गोल की ओर नहीं भेजने वाला है। प्रयास करें, इसमें कोई कमी ना करें। ये 3 स्ट्रेटजीज हैं। अगर आपने सिलेबस को देख लिया है, क्या पढ़ना है, टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस प्लस साथ में ऑथेंटिक सोर्सेज कर लिया है, और इसके अलावा आपने अपनी डेडिकेशन दे दी है, अपनी मेहनत दे दी है, तो आपको आपकी ड्रीम पाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर बेटा। इसके बाद का क्या है कि सिलेबस देखा जाए। भाई सिलेबस क्या है? अब सिलेबस बहुत सारे जो वेबसाइट्स पर पब्लिश होते हैं, बहुत सारी बुक्स में लिखे होते हैं, इतना बोरिंग टाइप में लिखा होता है कि बच्चों को लगता है सिलेबस क्या ही है यार, सिलेबस से सवाल थोड़ी बनेगा जो सिलेबस याद कर लें। पर इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए, क्या पढ़ना है इसके लिए पता होना चाहिए ना, कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़नी है। और ये कब समझ में आएगा? जब तुम्हें सिलेबस पता रहेगा, हाँ मुझे इतनी बातें पढ़नी है, इस चैप्टर में इतना। सिलेबस याद करोगे, चैप्टर याद आएगा, चैप्टर के साथ साथ उसकी हेडिंग्स याद आएंगी, और हेडिंग के साथ साथ उसका कंसेप्ट भी याद आ जाएगा। आओ इसको एक इंटरेस्टिंग वे में समझाता हूँ। हे बेटा, जो आपके फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स की बुक अगर सबने देखी होगी तो फिजिक्स की बुक 2 पार्ट में होती है, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। बेटा फर्स्ट पार्ट को मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है, तो ये फिजिक्स की फर्स्ट पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से एक पेपर आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में या बीएससी फर्स्ट ईयर में मिलेगा। फर्स्ट ईयर में कहीं मिलता है, कहीं सेकंड ईयर में मिलता है, ठीक है, पर मिलेगा जरूर, जिसमें आपको सब कुछ वही पढ़ाया जाएगा जो आपने 12th में पढ़ा है फर्स्ट बुक में, लगभग वही, कुछ चीजें ऐड ऑन भी होंगी ज्यादा, ठीक है ना। तो समझिए सिलेबस जो फर्स्ट पार्ट का है यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज रुका हुआ रहेगा, और सेकेंड पार्ट को कहा जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इसी को बेटा बैकबोन ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। किसको? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बेटा, इसमें फर्दर 2 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। पहला चैप्टर होगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, और दूसरा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो पार्ट है बेटा, इसमें क्या करवाया जाएगा? चार्ज रुका हुआ रहेगा, फील करना। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या? चार्ज रुका हुआ है। अगर चार्ज रुका हुआ है तो चार्ज क्या है ये बता दो, और वह अपने चारों ओर एक फील्ड पैदा करेगा, उस फील्ड के बारे में बता दो। तो पहला चैप्टर हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। आगे बढ़ जाओ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज रखा है तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी। अब एनर्जी से पैदा हुआ पोटेंशियल वर्ड, तो दूसरे चैप्टर में सिखाए पोटेंशियल। अगला मन कर रहा है क्या इस एनर्जी को स्टोर करना पॉसिबल है? हाँ सर, इस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो पोटेंशियल के साथ एक पार्ट और जोड़ दिया, क्या? कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर करना।
तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसके बाद एनर्जी स्टोर करा, पोटेंशियल बनाया, तो अगला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब चार्ज को चलाओ बेटा, चार्ज को जैसे चलाए तो करंट पैदा हुआ, तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम तुम्हारा क्या बन गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर करंट बह रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा हुआ, क्योंकि करंट बह रहा है। तो अगले चैप्टर का नाम क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्यों क्यों, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। तो अगला चैप्टर तुम्हारा क्या होगा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद अब अगर करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा तो हर सब्सटेंस एटम से बना होता, एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगी, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल से रिलेटेड है। तो अगला चैप्टर क्या होगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब मन में आया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड को बैरी करवा के करंट पैदा कर सकते हैं, जवाब हुआ हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड को बैरी करवा के जो करंट पैदा करने का प्रोसेस है, इसे जिस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा उसका नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडक्शन। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड बैरी करवाने से। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ तो यहां से करंट पैदा हुई। अब बेटा जब करंट पैदा हुई तो उसका नेचर कैसा रहा, उसका नेचर लगातार बदल रहा था डायरेक्शन, तो इस वाले करंट को कह दिया गया अल्टरनेटिंग करंट। तो अगला चैप्टर तुम्हारा क्या बन गया, अल्टरनेटिंग करंट। अब अभी तक इसमें क्या था, चार्ज रुका हुआ था, इसमें क्या था, चार्ज चल रहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, लेकिन अब हमने कहा कि चार्ज को एक्सीलरेटेड मोशन करवा दो। बेटा जब तुमने चार्ज को एक्सीलरेटेड मोशन करवाया तो अब वो क्या हुआ, अपनी चारों ओर फील्ड पैदा करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर रहा है और एनर्जी एमिट कर रहा है। इस एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगला चैप्टर क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का सिलेबस है। मजा आया कि नहीं भाई, एक कनेक्शन, एक रिश्ता है, एक के आगे एक को रिलेट करते जाना है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी ईएमडब्ल्यू। हो गया बस, ये फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका आज ही A4 साइज पर सेम चार्ट बनाना, देख लो अच्छे से, सेम चार्ट A4 साइज पर बने, इसको अपने दीवार पर पेस्ट करो, निगाहें पड़ती रहें हमेशा हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सेकेंड पार्ट में देखोगे बाबू, तो जैसे आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि फर्स्ट पार्ट को दो सब पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रोडायनेमिक के नाम से। सिमिलरली सेकेंड पार्ट को मैंने ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में डिवाइड करा है दो पोर्शन में। ऑप्टिक्स के पार्ट में आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स देखने को मिलेंगे। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। हाँ बेटा जी, रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, जिसमें स्टडी करी जाएगी अबाउट द लाइट अज्यूमिंग इट एज अ रे। इसमें प्रकाश को केवल किरण मान के पढ़ा जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट होगा वेव ऑप्टिक्स, जिसमें प्रकाश को तरंग माना जाएगा और डिफरेंट फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, इन सब के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। और बेटा मॉडर्न फिजिक्स में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रेडिएशन एंड डुअल नेचर, और मैटर और मटेरियल का क्या रिश्ता है, ठीक है। मैटर और रेडिएशन का क्या रिश्ता है, मैटर का डुअल नेचर क्या होता है, रेडिएशन का डुअल नेचर क्या होता है, ये सारा हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर हमारा एटम होगा। एटम के बाद न्यूक्लाई के बारे में पढ़ा जाएगा, और न्यूक्लाई खत्म होते ही हम पढ़ेंगे अबाउट द सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, और सेमी कंडक्टर डिवाइसेस के बाद लॉजिक गेट पढ़ेंगे, और लॉजिक गेट के बाद क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। तो सबसे पहले फिजिक्स को आपने दो सब पार्ट में डिवाइड किया, दो सब पार्ट के साथ उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, चार पार्ट हो गए, और चार पार्ट में आपने छोटा छोटा समरी बनाया। इसका मतलब सबसे लॉन्ग टर्म्स गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड किया, और छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके भाई साहब करने का अलग मजा है। ये विनिंग स्ट्रेटजी है, दुनिया के किसी भी टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठे व्यक्ति को आप देख लें। मैं चाहता हूं हर टेक्निक, साम दाम दंड वेद, जैसे हो भाई साहब, खुद को बदलना है मुझे, बदलूंगा मैं तेरे लिए। चेंज करें यार,
अपनी जो स्ट्रेटजी है चेंज करें। हम ऐसे काम करेंगे, बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर उस पर मेहनत से काम करना शुरू करेंगे। हमारा मेहनत, हमारा रिजल्ट रंग लाएगा ही लाएगा, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दे करके जाएगा। तो ये कुछ सिलेबस के बारे में बात हो गई और मेरे सारे बच्चे सिलेबस को आज ही समराइज़ करें। ऐसे अपने पेपर पर चार्ट बनाएं, छोटा सा अपने कमरे में लगाएं, निगाहें हमेशा पढ़ते रहें। याद रखना, फिजिक्स में मास्टर बनना है। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपनी तैयारी शुरू करने के पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान देना होगा। मुझे पता है मेरे सारे हीरे एक्टिव हैं तैयारी के लिए, तो मैं उनसे कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ विशेष बातें आप याद रखें कि अटेंड क्लास रेगुलरली। बात नंबर 1, सबसे पहली बात है कि अपनी क्लास को रोज अटेंड करें। ठीक है, कोई भी दिन क्लास बहुत ही मुश्किल रहे तो मिस हो, नहीं तो क्लास ना ही मिस हो तो थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि हल्का सा लैग है। यहाँ से तुमको लगा कि बहुत छोटा सा मिस है, दूर जाते जाते वो बहुत बड़ा मिस बन के रह जाता है। तो क्लास को रेगुलरली अटेंड करें। दूसरी बात है क्लियर योर डाउट्स कंटिन्यूअसली, और जो आपके डाउट हैं उनको कंटिन्यूअसली सॉल्व करें। तुरंत का तुरंत अपने डाउट को फिक्स कर लें। जो आज समझ नहीं आया टीचर से सेम टाइम पूछें, या क्लास के तुरंत बाद सर एक डाउट था, है ना। और आपको पता है ना, ऑफलाइन क्लास में भी डाउट फैकल्टीज अवेलेबल हैं अपने यहाँ, फिर ऑनलाइन में भी तो बहुत सारी फैकल्टीज हैं। तो आप जब चाहें तब डाउट के लिए सर ये कुछ डाउट से पूछ लें फटाक से, क्योंकि अगर आपने अभी अपने डाउट को क्लियर नहीं किया तो बाद में समय नहीं मिलेगा आपको डाउट को क्लियर करने के लिए, और वो डाउट्स बस ऐसे बन के रह जाएंगे। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी फील आएगी, या कुछ ऐसे आप टेंशन फील करेंगे, डिप्रेस फील करेंगे। दुनिया भर का अंग्रेजी का शब्द है वो सब दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि हम डिप्रेस्ड हैं, टेंशन है, फला 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 है। तीसरी बात है ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू हैव स्टार्टेड। जब कभी भी आपका मन भटके, लगे कि हाँ दिशाभ्रम हो रहा है, तो सेम टाइम सोचें, अपने पेरेंट्स को सोचें, अपने घर को सोचें, अपने आप को सोचें कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, यही करने के लिए। अगर ये याद रहेगा कि आपने क्यों किया है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो काम करने से नहीं रोक पाएगी। सेकेंड है बी फोकस्ड, फोकस्ड रहिए, डिटरमाइंड, अपने आप पर निश्चित रहिए, हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो कुछ ऐसा नहीं है जो आपके एक दिन या एक महीने की मेहनत का परिणाम है, बल्कि यह आपके रोज रोज काम करने का परिणाम है। आपके रिजल्ट में हर दिन की मेहनत काउंट होगी, चाहे वो सितंबर 2024 में करी गई हो, चाहे वह अप्रैल 2025 में करी गई हो, पर हां सबका हाथ होगा आपके रिजल्ट में। नेक्स्ट है बाबू कि सॉल्व योर प्रैक्टिस सीट अटेम्प्ट टेस्ट पेपर प्रीसाइजली। अपना प्रैक्टिस सीट रोज सॉल्व करें, टेस्ट पेपर को बड़े प्रीसाइज वे में अटेम्प्ट करें। कई बच्चे होते हैं कि टेस्ट पेपर उठाए और टिक मार रहे हैं, 4 सवाल आ गया, 5 तुक्का लगा दो यार, क्या ही अरे कौन सा सीयूटी का पेपर है वे, टेस्ट ही तो है, अगली बार से सही करेंगे। नहीं, हर पेपर को जी जान लगा कर दो, अपना जी जान लगा कर खेलो बस। हर पेपर को फुली फोकस होकर के दो, ऐसा मानो कि इसी से तुम्हारा सीयूटी होगा। तो प्रैक्टिस सीट सॉल्व करने में प्रिसाइज रहें, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने में प्रीसीजन का ध्यान रखें, सही करें, बेटर होगा। और हाँ सबसे खास है बेटा, पुश योर सेल्फ टुवार्ड्स योर गोल इज यू, नो वन इज गोइंग टू डू दैट। अपने आप को अपने टारगेट की ओर, अपने गोल की ओर पुश करें, क्योंकि आपके अलावा ये काम कोई और नहीं करने वाला है। इसी के साथ आपको बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल बेटा लोग, खुश रहें, मस्त रहें, खाएं पिएं और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। सिलेबस को समझें, पेपर पैटर्न को आप समझें और स्टार्ट करें अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का ख्वाब, और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की ओर आगे बढ़ें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।